कभी ऐसा महसूस हुआ है कि प्यार पाना एक बहुत ही मुश्किल पहेली जैसा है? तो आज हम लोगों यूरी की किताब हाउ टू नॉट डाई अलोन यानी अकेले कैसे न मरे की मदद से इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये किताब हमें प्यार पाने के पीछे के साइंस के बारे में बताती है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई प्यार तो बस हो जाता है फिल्मों की तरह अचानक से, लेकिन जब असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता तो थोड़ी निराशा होती है ना, ये जानी पहचानी सी फीलिंग। तो इस किताब की जो सीक्रेट्स हैं उन्हें समझने के लिए हम 6 स्टेप्स की एक जर्नी पर चलेंगे। हम समझेंगे कि आखिर मॉडर्न डेटिंग इतनी मुश्किल क्यों है और कैसे हम खुद ही अपने रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है प्यार और डेटिंग को लेकर अपना नजरिया बदलना। क्या ये किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसा स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं? किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है, प्यार को महसूस करना, हाँ वो एक नेचुरल फीलिंग हो सकती है, लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में एक सही पार्टनर ढूंढना वो बिल्कुल एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखते हैं। और यहीं से एंट्री होती है इंटेंशनल लव के कॉन्सेप्ट की। इसका मतलब है किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ो और सोच समझकर सही फैसले लेकर एक बढ़िया रिश्ता बनाने पर ध्यान दो। क्योंकि सच तो ये है कि अच्छे रिश्ते खोजे नहीं जाते, उन्हें बनाया जाता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई अगर डेटिंग एक स्किल है तो इसे सीखना आजकल इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आखिर ऐसा क्या बदल गया है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस यानी पसंद का विरोधाभास। डेटिंग ऐप्स पर हजारों ऑप्शन देखकर हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाएं और मेन्यू देखकर तय ही ना कर पाएं कि क्या ऑर्डर करें। हम एक फोन खरीदने से पहले घंटों ऑनलाइन रिसर्च करते हैं ताकि बेस्ट चीज मिले, लेकिन जब बात एक पार्टनर चुनने की आती है तो कोई बेस्ट ऑप्शन जैसी चीज होती ही नहीं है। और यही अनिश्चितता, यही अनसर्टेनिटी हमें परेशान करती है। और फिर आता है सोशल मीडिया, जहां हर कोई अपने रिश्ते की एकदम परफेक्ट फिल्टर की हुई तस्वीरें पोस्ट करता है। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगता है कि शायद हम ही अकेले हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि असलियत तो कुछ और ही होती है। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आज़ादी है, ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन साथ ही एक परफेक्ट पार्टनर चुनने का जबरदस्त दबाव भी है। ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, असली चुनौती तो हमारे अंदर है, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। बिहेवियरल साइंस यानी व्यवहार विज्ञान हमें बताता है कि हम इंसान अक्सर पूरी तरह से लॉजिकल नहीं होते। हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे ही फायदे के खिलाफ होते हैं। और प्यार के मामले में तो ये बात और भी ज्यादा सच हो जाती है। कभी सोचा है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और? जैसे कहते हैं कि हमें एक अच्छा पार्टनर चाहिए, लेकिन डेट उन लोगों को करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। बिहेवियरल साइंस इसी क्यों का जवाब देता है। लोगान यूरी, जो गूगल में लोगों की इसी इर्रेशनल बिहेवियर पर काम करती थी, कहती हैं कि खुद को बदलना एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी ये समझना कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और दूसरा स्टेप है एक्शन, यानी उस गलती को सुधारने के लिए कदम उठाना। तो चलिए पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं, अवेयरनेस। आइए उन ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं जो हमें प्यार पाने से रोक रहे हैं और जिनके बारे में हमें शायद पता तक नहीं है। डेटिंग ब्लाइंड स्पॉट्स हमारी वो आदतें और सोच है जो अनजाने में ही हमारी लव लाइफ को नुकसान पहुंचा रही हैं, और ये सब हमारी कुछ गलत उम्मीदों यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है। अच्छा, किताब में तो एक मजेदार क्विज भी है ये जानने के लिए कि आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है। पर अभी के लिए मैं आपको 3 मेन टाइप के बारे में बताता हूँ। बस ध्यान से सुनिए और सोचिए कि इनमें से कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा मिलता जुलता लगता है। तो ये हैं 3 मेन टाइप। पहला है द रोमांटिसाइजर, जो परियों की कहानियों वाले प्यार पे यकीन करता है। दूसरा है द मैक्सिमाइजर, जो हमेशा इससे भी बेहतर ऑप्शन की तलाश में रहता है। और तीसरा है द हेजिटेटर, जो ये सोचकर डेटिंग को टालता रहता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूं। अब सोचिए, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा जानी पहचानी लगती है? चलिए अब सबसे कॉमन टाइप यानी द रोमांटिसाइजर को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
किताब इसे डिज्नी का जाल कहती है। किताब में माया की कहानी है जो हमेशा अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार करती रही। उसका मानना था कि एक दिन प्यार खुद उसे ढूंढ लेगा। रोमांटिसाइजर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है सोलमेट वाली मानसिकता। उन्हें लगता है कि दुनिया में उनके लिए कोई एक परफेक्ट इंसान बना है, जबकि एक हेल्दी सोच होती है वर्क इट आउट मानसिकता, जो ये मानती है कि रिश्ते मेहनत और समझदारी से बनाए जाते हैं। और हमारी फिल्में, गाने, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि प्यार तो एकदम जादुई होता है और बिना किसी मेहनत के मिल जाता है। जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन की मुलाकात एक बहुत ही खास ड्रामेटिक तरीके से होती है, जिसे मीट क्यूट कहते हैं। और इसी फिल्मी पल के इंतजार में हम असल जिंदगी में कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है अपनी सोच को बदलना, परियों की कहानी से बाहर निकलकर असली दुनिया में आना। माया ने भी आखिरकार यही किया। जब उसने अपने सपनों के राजकुमार का पीछा करना छोड़ा तो उसकी जिंदगी में लैरी आया। लैरी परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो असली था और उसने माया को वो खुशी दी जो उसे अपनी फैंटेसी में कभी नहीं मिली थी। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, एक परफेक्ट सोलमेट का इंतजार करने के बजाय एक असली इम्परफेक्ट इंसान को ढूंढो और उसके साथ मिलकर एक खूबसूरत रिश्ता बनाओ। असली काम तो किसी से मिलने के बाद शुरू होता है। तो अब बस एक सवाल बचता है जिस पर हमें सोचना है। असली प्यार पाने के लिए हम अपनी कौन सी परी कथा छोड़ने को तैयार हैं? वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप ये QR कोड स्कैन करके या नीचे दिए हुए लिंक से बुक IQ एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। क्या मैं किसी और के साथ 5% ज्यादा खुश रह सकता हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी अच्छे भले चलते हुए रिश्ते में जहर घोलने के लिए काफी है। और यही सवाल हमें आज की चर्चा के बिल्कुल सेंटर में लेकर आता है। पिछले हिस्से में हमने कुछ बुनियादी बातों को समझा था और आज हम 3 ऐसी छिपी हुई मानसिकताओं में गोता लगाने वाले हैं जो आजकल की मॉडर्न डेटिंग को इतना मुश्किल बना देती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मैक्सिमाइजर की परफेक्शन की तलाश को समझेंगे, फिर हेजिटेटर के कभी न खत्म होने वाले इंतजार की बात करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इन आदतों से आज़ादी कैसे मिले और आखिर में अपने रिलेशनशिप स्टाइल की पहेली को सुलझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मानसिकता है मैक्सिमाइजर, और इसे समझने के लिए हम स्टीवन की कहानी की मदद लेंगे। एक ऐसा इंसान जिसकी एक बेहतरीन गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो परफेक्शन की तलाश में कुछ इस तरह फंस गया कि अपनी ही खुशी का दुश्मन बन बैठा। तो होता ये है कि स्टीवन की आदत थी हर छोटे बड़े फैसले के लिए प्रॉस कॉन्स की लिस्ट बनाने की। चाहे अपने पिता के लिए स्कॉच की बोतल खरीदनी हो या फिर नौकरी बदलनी हो, हर चीज को तोल मोल के देखना। और यही आदत उसके रिश्ते पर भी भारी पड़ गई। सोचिए, 4 साल के प्यार के बाद भी जब वो शादी के लिए हाँ नहीं कह पाया तो गैबी ने थक कर उसे एक अल्टीमेटम दे दिया। स्टीवन असल में एक मैक्सिमाइजर है। ये शब्द इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट ए साइमन ने दिया था। मैक्सिमाइजर वो लोग होते हैं जो हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन ही चुनना चाहते हैं, और इस चक्कर में वो न सिर्फ कोई फैसला नहीं कर पाते बल्कि अपने किए हुए फैसलों के से भी नाखुश ही रहते हैं। अच्छा, मैक्सिमाइजर के ठीक उलट होते हैं सैटिस्फाइजर। अब देखिए, सैटिस्फाइजर कोई समझौता नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनके भी स्टैंडर्ड्स काफी ऊंचे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जो उनके तय किए हुए पैमानों पर खरा उतरता है, वो फैसला ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो इस चिंता में नहीं घुलते कि अरे शायद कोई और बेहतर विकल्प भी हो सकता था। मैक्सिमाइजर के मन में एक बहुत गहरा डर होता है, गलत फैसला करने का डर। परफेक्ट पार्टनर खोजने का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे जरा सा भी कम कुछ भी एक बड़ी नाकामी जैसा लगता है, और बस यही चिंता उन्हें कोई भी फैसला लेने से रोकती है, चाहे वो फैसला कितना भी अच्छा क्यों ना हो। साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज ने इस दुविधा को बहुत अच्छे से समझाया है। इसे एक एस्प्रेसो मशीन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मैक्सिमाइजर घंटों रिसर्च करके दुनिया की सबसे अच्छी मशीन खरीदता है, लेकिन फिर भी वो उसमें कमियां ढूंढता रहता है कि शायद दूसरी वाली इससे बेहतर होती। और वहीं एक सैटिस्फाइजर एक ठीक-ठाक मशीन खरीदकर हर सुबह अपनी कॉफी को एंजॉय करता है। अब भले ही ऑब्जेक्टिवली मैक्सिमाइजर की मशीन बेहतर हो, लेकिन असली खुशी तो सैटिस्फाइजर को ही मिल रही है ना। तो सवाल ये है कि मैक्सिमाइजर इस चक्कर से बाहर कैसे निकले।
इसका जवाब गणित की एक बड़ी दिलचस्प पहेली में छिपा है, जिसे कहते हैं द सेक्रेटरी प्रॉब्लम। जरा सोचिए, आपको 100 उम्मीदवारों में से एक सेक्रेटरी चुनना है। आप एक एक करके इंटरव्यू लेते हैं और जिसे एक बार रिजेक्ट कर दिया उससे दोबारा नहीं बुला सकते। तो सबसे अच्छा उम्मीदवार चुनने की सबसे ज्यादा संभावना कब होगी? गणित के हिसाब से इसका जो सही जवाब है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, 37%। जी हाँ, आपको पहले 37% उम्मीदवारों को सिर्फ देखना है, उन्हें आंकना है, लेकिन किसी को चुनना नहीं है। ये आपका डेटा इकट्ठा करने का फेज है, एक बेंचमार्क सेट करने का फेज। इस 37% के नियम को सीधे सीधे डेटिंग पर भी लागू किया जा सकता है। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस सोचने का एक मॉडल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई 18 से 40 साल की उम्र के बीच सेटल होना चाहता है, तो इसका 37% आता है लगभग 26 साल की उम्र में। इसका मतलब हुआ कि 26 साल की उम्र तक जितने लोगों को डेट किया, उनमें से जो सबसे बेस्ट था वो बन गया बेंचमार्क। और फिर उसके बाद जो भी पहला इंसान उस बेंचमार्क से बेहतर मिलता है, बस उसके साथ कमिट कर लेना चाहिए। चलिए स्टीवन की कहानी पर वापस आते हैं। दुख की बात है कि उसने गैबी को खो दिया, लेकिन इस नुकसान ने उसे पूरी तरह बदल दिया। 1 साल बाद जब उसे कोई नया मिला तो उसके मन में वो 5% ज्यादा खुशी वाला सवाल आया ही नहीं। उसने सीखा कि जो है उसकी सराहना कैसे की जाए। उसने अपनी जिंदगी के क्वेश्चन मार्क को एक कॉन्फिडेंट फुल स्टॉप में बदल दिया। चलिए अब अपनी दूसरी मानसिकता पर चलते हैं, हेजिटेटर यानी हिचकिचाने वाला। और इसे हम समझेंगे श्रेया की कहानी से। श्रेया एक कामयाब, आकर्षक इंसान था, जिसके पास सब कुछ था सिवाय एक गहरे रिश्ते के। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सही समय का इंतजार करता रहा। ये हेजिटेटर का मूल मंत्र है। मैं तब डेटिंग शुरू करूंगा जब, और वो जब कभी आता ही नहीं। वो हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं और ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता। डेटिंग को टालने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। ये कुछ आम बहाने हैं जो हेजिटेटर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन जब ये इच्छाएं डेटिंग को अनिश्चित काल तक टालने का जरिया बन जाएं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इन बहानों के पीछे असल में असफलता का डर छिपा होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई तैयार होने का इंतजार करता है, तो वो असल में क्या खो रहा होता है? इस इंतजार की असली कीमत क्या है? इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इंतजार करने की कीमत सिर्फ गुजरता हुआ वक्त नहीं है, बल्कि वो तजुर्बा भी है जो हाथ से निकल जाता है। डेटिंग एक स्किल है, एक कला है, बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडी की तरह। कोई किनारे पर बैठकर तैयारी करके इसमें बेहतर नहीं हो सकता। स्टेज पर जाना ही पड़ता है, यानी डेट्स पर जाना ही पड़ता है। तभी तो पता चलता है कि असल में एक पार्टनर में क्या चाहिए। तो इस हिचकिचाहट के जाल से बाहर कैसे निकला जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ ठोस, विज्ञान पर आधारित कदम हैं, जिन पर अब हम बात करेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक्शन लेने का एक पूरा प्लान है। ये रहे वो 6 कदम। पहला, एक छोटी सी डेडलाइन तय करें, जैसे 3 हफ्ते। दूसरा, तैयारी करें, लेकिन डेटिंग के साथ साथ, उससे पहले नहीं। तीसरा, दोस्तों को बता दें ताकि आप पर एक प्रेशर बना रहे। चौथा, अपनी पहचान बदलें। सिर्फ ये ना सोचें कि डेट पर जाना है, बल्कि सोचें कि मैं एक डेटर हूँ। एक स्टडी में भी पाया गया था कि जो लोग खुद को वोटर मानते थे, उनके वोट देने की संभावना ज्यादा थी। 5वां, हफ्ते में बस एक डेट से छोटी शुरुआत करें। और आखिरी, सबसे जरूरी, खुद पर रहम करें। हर डेट अच्छी नहीं होगी और ये बिल्कुल ठीक है। अब एक बहुत जरूरी नियम, जो शायद सुनने में थोड़ा कठोर लगे। अगर कोई वाकई में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अपने एक्स से, यानी पूर्व प्रेमी या प्रेमिका से बात करना बंद करना होगा, पूरी तरह से। अपने एक्स के लिए दरवाजा खुला रखना एक ऐसा फैसला है जिसे बदला जा सकता है, और यही चीज नाखुशी पैदा करती है। इस बात को हार्वर्ड का एक अध्ययन भी साबित करता है। फोटोग्राफी के छात्रों के ग्रुप को अपनी सबसे अच्छी तस्वीर चुननी थी और वो अपना फैसला बदल नहीं सकते थे। दूसरे ग्रुप को बदलने का ऑप्शन दिया गया। नतीजा, जिस ग्रुप के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपने फैसले से कई ज्यादा खुश था, क्योंकि जब फैसला फाइनल होता है तो हमारा दिमाग उसे सही ठहराने के तरीके ढूंढने लगता है। इसलिए ब्रेकअप को एक अंतिम, ना बदलने वाला फैसला बनाना जरूरी है। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी मानसिकता पर, जो शायद इन सब में सबसे गहरी है।
ये अटैचमेंट थ्योरी पर आधारित है और इसे हम समझेंगे विवियन की कहानी से, जो एक बहुत ही निराशाजनक पैटर्न में फंसी हुई थी। ये थी विवियन की दुविधा, एक ऐसी पहेली जिससे शायद कई लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार उन्हीं लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है? अटैचमेंट थ्योरी इसी पहेली को सुलझाने में मदद करती है। अटैचमेंट थियरी की शुरुआत हुई थी साइकोलॉजिस्ट मैरी आइंसवर्थ के स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग से। उन्होंने देखा कि जब माँ कमरे से बाहर जाती है और फिर वापस आती है तो बच्चे अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। इन्हीं रिएक्शन से 3 मुख्य अटैचमेंट स्टाइल सामने आए। सिक्योर, जो आसानी से संभल जाते हैं, एंग्शियस, जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और अवॉइडेंट, जो अपनी भावनाएं दिखाते ही नहीं। बचपन की ये स्टाइल बड़े होने पर भी हमारे रिश्तों में दिखते हैं। एंग्शियस लोग हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं और पार्टनर से चिपके रहते हैं। वहीं अवॉइडेंट लोग इंटिमेसी से डरते हैं और रिश्ता जैसे ही गहरा होने लगता है दूर भागते हैं। और पता है क्या, अक्सर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही आकर्षित होते हैं, जिससे एक जहरीला एंग्शियस अवॉइडेंट लूप बन जाता है। विवियन इसी में फंसी हुई थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, आबादी का लगभग आधा हिस्सा सिक्योर अटैचमेंट वाला होता है, तो फिर डेटिंग की दुनिया में इतने सिक्योर लोग मिलते क्यों नहीं? इसका कारण बहुत सीधा है। सिक्योर लोग जल्दी ही दूसरे सिक्योर लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना लेते हैं और उसमें टिके रहते हैं। इसलिए जो लोग सिंगल हैं और डेटिंग कर रहे हैं, उस दुनिया में एंग्शियस और अवॉइडेंट लोगों की संख्या अनुपात से कहीं ज्यादा होती है। तो इसका हल क्या है? इसका रास्ता 2 तरफा है। पहला, एक्टिवली एक सिक्योर पार्टनर की तलाश करें। ऐसे लोग जो भरोसेमंद हों, जो ड्रामा नहीं करते और जिनके साथ एक सुकून महसूस हो। और दूसरा, खुद ज्यादा सिक्योर बनने पर काम करें। अगर किसी का नेचर एंग्शियस है तो उसे अपनी बेचैनी को पहचानना और उसे शांत करना सीखना होगा। और अगर कोई अवॉइडेंट है तो उसे दूर भागने की बजाय अपनी ज़रूरतों को बताना सीखना होगा, जैसे कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो आखिर में खुद से ये सवाल पूछना बनता है, किसी की डेटिंग लाइफ एक मैक्सिमाइजर के क्वेश्चन मार्क की तरह है जो हमेशा क्या होता अगर मैं उलझा रहता है, या फिर एक सैटिस्फाइसर के फुल स्टॉप की तरह है जो आत्मविश्वास से भरा और संतुष्ट है? इस एक सवाल का जवाब एक बेहतर और खुशहाल रिश्ते की तरफ ले जा सकता है। नमस्कार, लोगन यूरी की किताब हाउ टू नॉट डाई अलोन पर हमारी इस सीरीज के तीसरे हिस्से में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की, एक ऐसा बदलाव जो एक कामयाब और लंबे रिश्ते के लिए कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है। हम ये समझेंगे कि कैसे हम लोग अक्सर छोटी मोटी खुशियों के चक्कर में अपने भविष्य के साथी को चुनने में एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नेवाडा के रेगिस्तान में एक तूफानी रोमांस के साथ। ऑथर की मुलाकात होती है ब्रायन से और पहली ही रात हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक जादुई से पल में उनके रिश्ते की शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह। ये रिश्ता ना शुरू में बहुत ही नशीला था। गूगल की शटल बस में एक ही हेडफोन से गाने सुनना, रेगिस्तान की उन रातों की यादों में खो जाना। ऑथर को लगा बस यही तो है सच्चा प्यार। हर एक पल किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लग रहा था। और यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ब्रायन देखने में बहुत अच्छा था, मजेदार भी था, लेकिन साथ ही वो भरोसे के लायक नहीं था और थोड़ा लापरवाह भी। ऑथर को कभी पता ही नहीं होता था कि वो मैसेज का जवाब देगा भी या नहीं, और इसी वजह से वो अपने फैसले पर सवाल उठाने लगी। चलिए अब इस कहानी के असल मुद्दे पर आते हैं। ये टकराव है उस चीज के बीच जो अभी इसी पल अच्छा महसूस कराती है और उस चीज के बीच जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी है। ऑथर ने इसे ही प्रॉम डेट ट्रैप कहा है, यानी प्रॉम डेट का जाल। हम इस जाल में एक खास तरह की सोच की वजह से फंसते हैं, जिसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। इसकी वजह से हम लंबे समय की स्थिरता की जगह तुरंत मिलने वाले एक्साइटमेंट को चुन लेते हैं, और ये सिर्फ डेटिंग में नहीं होता बल्कि जिंदगी के कई हिस्सों में होता है। तो ये प्रॉम डेट आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, प्रॉम डेट वो है जो तस्वीरों में कमाल का लगे, जिसके साथ एक शाम गुजारने में बहुत मजा आए। दूसरी तरफ एक लाइफ पार्टनर वो होता है जो भरोसेमंद हो, जो साथ मिलकर मुश्किल फैसले ले और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा रहे। तो फिर हम गलती करते कहाँ हैं? आइए उन चीजों को देखते हैं जिन्हें डेटिंग करते समय हम अक्सर जरूरत से ज्यादा भाव दे देते हैं, जबकि रिलेशनशिप साइंस हमें बताता है कि ये चीजें उतनी भी जरूरी नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। यहां पर नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमैन का फोकसिंग इल्यूजन का सिद्धांत काम करता है।
मतलब जब हम किसी एक खासियत पर, जैसे मान लीजिए किसी को डांस करना बहुत पसंद है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम उसकी अहमियत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखने लगते हैं। तो वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें हम जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं? लिस्ट में है पैसा, गुड लुक्स, हमारे जैसा ही कोई इंसान और एक जैसे शौक। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये लंबे रिश्ते के लिए उतने जरूरी क्यों नहीं है जितना हमें लगता है। सबसे पहला, पैसा। हाँ, पैसा एक हद तक मायने रखता है, लेकिन एक बहुत ही फेमस स्टडी के मुताबिक साल में $75,000 से ज्यादा कमाने पर खुशी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि इंसान को दौलत की आदत हो जाती है, और ये लंबे समय की खुशी के लिए उतना बड़ा फैक्टर है ही नहीं जितना हम समझते हैं। अब बात करते हैं लुक्स की, जिसे हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। देखिए, सिर्फ लुक्स को प्राथमिकता देना एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि शुरू का जो जबरदस्त अट्रैक्शन होता है वो समय के साथ कम हो ही जाता है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि लस्ट यानी वासना दोस्ती और अपनेपन की भावना से 2 गुनी तेजी से खत्म होती है। तीसरा है हमारे जैसा ही व्यक्तित्व। हमें लगता है हमारे जैसा ही कोई हमारे लिए बेस्ट होगा, लेकिन सच तो यह है कि अलग अलग पर्सनालिटी वाले लोग एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं और ज्यादा मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। और चौथा, एक जैसे शौक। साथ में हाइकिंग करना अच्छा तो है, लेकिन ये लंबी खुशी की गारंटी नहीं है। एक जैसे शौक से ज्यादा जरूरी है एक जैसी वैल्यूज और जिंदगी को लेकर एक जैसे गोल होना। तो अगर पैसा, लुक्स और एक जैसे शौक उतने जरूरी नहीं है, तो फिर क्या है? अब हम उन गुणों की तरफ बढ़ते हैं जो रिलेशनशिप साइंस, खासकर गॉटमन्स के काम के मुताबिक, एक खुशहाल और लंबे रिश्ते की असली वजह बनते हैं। ये हैं वो 6 गुण जो एक सच्चे लाइफ पार्टनर में होने चाहिए। पहला, दयालुता और इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कोई ऐसा जो मुश्किल समय में शांत रहे। दूसरा, वफादारी, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। तीसरा, एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी जो मुश्किलों से सीखे। चौथा, कोई ऐसा जो हमारे अंदर की अच्छाई को बाहर लाए, हमें एक बेहतर इंसान बनाए। पांचवा, जो सही तरीके से बहस कर सके, हमारी बात भी सुने। और छठा, जो हमारे साथ मिलकर जिंदगी के मुश्किल फैसले ले सके। इनमें से ग्रोथ माइंडसेट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। कैरल ड्वेक की ये थ्योरी बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि वो खुद को बेहतर बना सकता है, वो चुनौतियों से सीखता है और हार नहीं मानता। जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए ऐसा ही पार्टनर चाहिए ना कि कोई ऐसा जो पहली ही मुश्किल में हाथ खड़े कर दे। और एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी तरह से लड़ना या बहस करना कितना जरूरी है। जॉन गॉटमन के रिसर्च के अनुसार 69% रिश्ते की समस्याएं कभी हल नहीं होती, वो हमेशा रहती हैं। तो मकसद ऐसा साथी खोजना नहीं है जिसके साथ कोई झगड़ा ही ना हो, बल्कि ऐसा साथी खोजना है जिसके साथ उन झगड़ों को, उन मतभेदों को सही तरीके से संभाला जा सके, बिना एक दूसरे को नीचा दिखाए। चलिए अब देखते हैं कि आज के जमाने की डेटिंग ऐप्स हमारी सबसे बुरी आदतों और मानसिक झुकावों को कैसे और ज्यादा बढ़ा देती हैं और हमें प्रॉम डेट की तरफ धकेलती हैं। ऑथर यहां एक चौंकाने वाली बात बताती हैं। उन्होंने खुद अपने होने वाले पति को टिंडर पर रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके बनाए हुए सतही टाइप में फिट नहीं बैठता था। एक बैकवर्ड बेसबॉल कैप और टैंक टॉप में उसकी तस्वीर देखकर उन्हें लगा कि ये तो कोई ब्रो टाइप का लड़का है। डेटिंग ऐप्स में 5 मनोवैज्ञानिक जाल हैं। पहला, ये हमें हाइट और जॉब जैसी चीजों पर फोकस करवाते हैं जिन्हें आसानी से नापा जा सकता है। दूसरा, हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, पर अक्सर हम गलत होते हैं। तीसरा, ये रिलेशन शॉपिंग को बढ़ावा देती हैं। जैसे हम अमेज़न पर कोई सामान खरीद रहे हो, हमेशा अगले बेहतर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। चौथा, इतने सारे ऑप्शंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं और हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और पांचवा है मॉनेट इफेक्ट, जहां दूर से प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है, पर जब पास आते हैं यानी मिलते हैं तो असलियत कुछ और ही निकलती है। इस बात को समझने के लिए डैन एरेली की रिसर्च का ये चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। डेटिंग ऐप्स पर एक आदमी को सिर्फ 1 इंच लंबे व्यक्ति जितना अट्रैक्टिव दिखने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? सालाना $40,000 ज्यादा कमाने पड़ते हैं। ये दिखाता है कि ऐप्स सतही चीजों पर हमारा ध्यान कैसे खींचती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यहां कुछ ठोस और प्रैक्टिकल सलाह दी गई है जिससे डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल और असरदार तरीके से किया जा सकता है। पहला कदम, अपने फिल्टर बदलें। उम्र, हाइट जैसी चीजों को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल बने। क्या पता आपका लाइफ पार्टनर आपके तय किए गए दायरे से बस थोड़ा सा ही बाहर हो। दूसरा कदम, स्वाइप करने का तरीका बदलें। अपनी पहले से बनी हुई धारणाओं को चैलेंज करें।
क्या सच में हर कंसल्टेंट बोरिंग होता है? शायद नहीं। किसी को सिर्फ उनके प्रोफाइल के आधार पर ही खारिज ना करें। और अब इस आखिरी हिस्से में हम ऑथर की पर्सनल कहानी पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इस सोच के बदलाव ने असल में उनकी जिंदगी को कैसे बदला। ब्रायन के साथ ऑथर अपने सबसे मुश्किल दौर में पहुंच चुकी थी। एक डांस पार्टी के बाहर जब उन्होंने ब्रायन से साथ चलने को कहा तो ब्रायन ने उनकी आंखों में देखकर कहा, प्लीज मेरे पीछे मत आओ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता हूं और लड़कियों से मिलना चाहता हूं, तुम्हें घर जाना चाहिए। ये जो पब्लिक में बेइज्जती हुई, यही उनके लिए बदलाव का सबसे बड़ा कारण बनी। इस हार्ट ब्रेक के बाद ऑथर एक डेटिंग कोच के पास गए, जिन्होंने उन्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी सलाह दी। उन्होंने कहा, गुणों की एक चेकलिस्ट बनाने के बजाय इस पर ध्यान दो कि तुम रिश्ते में कैसा महसूस करना चाहती हो, सुरक्षित, मजेदार या जिसकी तारीफ की जाए। अपनी भावनाओं को अपना गाइड बनाओ। और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है स्कॉट से, वही स्कॉट जिसे उन्होंने पहले ऐप पर रिजेक्ट कर दिया था। स्कॉट ब्रायन से बिल्कुल अलग था। स्कॉट के साथ चिंता नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा और दयालुता का एहसास था। एक दिन स्कॉट ने उनके बालों में फूल लगाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे हम किसी हाइकू में हैं। ये शांत और खूबसूरत पल उसी मानसिक बदलाव का नतीजा था। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये मत सोचिए कि एक पार्टनर में क्या क्या चाहिए। इसके बजाय इस पर विचार करें कि कौन सा इंसान हमारे अंदर की सबसे अच्छी खूबियों को बाहर लाता है। हम किसके साथ रहकर खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनते हैं। मॉडर्न डेटिंग, अरे ये शब्द सुनते ही थकान और थोड़ी निराशा सी महसूस होती है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। आज हम लोग यूरी की किताब हाउ टू नॉट डाई अलोन से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंस पर आधारित स्ट्रैटेजीज को समझने वाले हैं। और हाँ, ये इस किताब पर हमारी पड़ताल का चौथा हिस्सा है। ये एक ऐसी प्लेबुक है जो शायद डेटिंग को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये एक एहसास है ना? ऐप से पूरी तरह से थक जाने वाला एहसास। मिलिए एलिसिया से, 28 साल की एक नर्सिंग स्टूडेंट जो सालों तक स्वाइप करने के बाद बस हार मान चुकी थी। सोचिए, हजारों स्वाइप्स, कुछ गिनी चुनी पहली डेट्स और दूसरी डेट वो तो जैसे होती ही नहीं थी। उसकी कहानी सच कहूं तो आज बहुत से लोगों की कहानी है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डेटिंग ऐप्स इतना थका क्यों देते हैं। फिर असल दुनिया में लोगों से मिलने के तरीके देखेंगे। डेट्स को जॉब इंटरव्यू बनने से कैसे रोकें ये सीखेंगे और मजेदार डेट्स कैसे डिजाइन करें। हम दिस स्पार्क वाले सबसे बड़े मिथक को भी तोड़ेंगे और आखिर में एक बहुत ही कमाल के टूल द पोस्ट डेट 8 के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डेटिंग ऐप बर्नआउट। यानी जब ये खोज बिल्कुल टूटी हुई सी लगने लगती है। ये वो फीलिंग है जब पार्टनर ढूंढना एक और काम बन जाता है ना? एक ऐसा काम जो कभी खत्म ही नहीं होता और हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, एलिसिया की जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो सिर्फ उसकी अपनी थकान नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी, एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम का हिस्सा थी। ओके क्यूपिड के को-फाउंडर क्रिश्चियन रूडर ने एक बहुत ही चौंकाने वाली एनालिसिस की थी। उससे पता चला कि ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर नस्ल के आधार पर भेदभाव कितना गहरा है और इसी वजह से अश्वेत महिलाओं जैसे कई ग्रुप्स के लिए ये एक्सपीरियंस और भी मुश्किल हो जाता है। और जो आंकड़े हैं वो इस सच्चाई को और भी साफ कर देते हैं। रूडर की एनालिसिस से क्या पता चला कि अश्वेत महिलाओं को 25% कम पहले मैसेज मिलते हैं और जब वो खुद मैसेज करती हैं तो उन्हें 25% कम जवाब मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी जातियों की महिलाओं ने एशियाई पुरुषों को 30% कम आकर्षक माना। ये नंबर्स हमें सीधे सीधे दिखाते हैं कि ये गेम कुछ लोगों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है। तो ठीक है, अगर ऐप्स में इतनी दिक्कतें हैं तो फिर रास्ता क्या है? चलिए स्क्रीन से नजर हटाते हैं और असल दुनिया की तरफ देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है वास्तविक जीवन में लोगों से मिलना। यहां हम ऑफलाइन प्यार पाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक गाइड पर बात करेंगे। तो ये है वो 4 स्ट्रैटेजीज जिन पर हम गौर करेंगे। इवेंट्स में जाना, दोस्तों और परिवार की मदद लेना, उन लोगों से कनेक्ट करना जिन्हें हम पहले से जानते हैं, और हां, बाहर किसी से खुद जाकर बात करना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहली स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, इवेंट डिसीजन मैट्रिक्स। ये आपको स्मार्ट तरीके से ये फैसला लेने में मदद करता है कि अपना कीमती वक्त कहां लगाना है। ये सिर्फ 2 आसान सवालों पर काम करता है। पहला, क्या इस इवेंट में मजा आएगा? और दूसरा, क्या वहां दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिलेगा? और ये देखिए, ये कितना बढ़िया काम करता है। एलिसिया ने इसी मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया।
जैसे एक वेट लिफ्टिंग क्लास। उसे इसमें मजा नहीं आता और बात करने का मौका भी कम था, तो ये गया निचले बाएं कोने में। एक बाइक रिपेयर क्लिनिक, बात करने का मौका तो था पर उसके पास बाइक ही नहीं थी, तो ये गया ऊपरी बाएं कोने में। मूवी स्क्रीनिंग, मजा तो आता पर बात करने का कोई चांस नहीं, तो ये गया निचले दाएं कोने में। लेकिन फिर एक तानही सी कोट्स बुक क्लब, उससे उनका काम पसंद था और बुक क्लब तो होते ही हैं बात करने के लिए। बिंगो, ये बिल्कुल सही बैठा ऊपरी दाएं हिस्से में। अब बात करते हैं दोस्तों से मदद लेने की, और हाँ, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। आप भी अपने दोस्तों के लिए एक अच्छे मैच मेकर बन सकते हैं। ये रही एक सिंपल सी गाइड। अपने सिंगल दोस्तों के बारे में सोचिए। जो दोस्त थोड़ा ज्यादा पिकी है उससे पहले बात कीजिए, एक फोटो और कुछ अच्छी बातें बताकर। अगर वो हाँ कह दे तो फिर दूसरे से पूछिए। अगर दोनों राजी हो जाते हैं तो उन्हें एक मजेदार से ग्रुप टेक्स्ट पर मिलाइए और बस उसके बाद पीछे हट जाइए। उन्हें खुद बात करने का स्पेस दीजिए। चलिए अब मॉडर्न डेटिंग की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर आते हैं और इसे समझेंगे जॉनथन की कहानी से। उसकी डेट्स एकदम बोरिंग, बेजान इंटरव्यू बन चुकी थीं और इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर हम डेट पर एक इवैल्यूएटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, मानो किसी का इंटरव्यू ले रहे हों। क्या ये इंसान मेरी चेकलिस्ट पर टिक लगाता है? इसकी जगह हमें अपनाना है एक्सपीरियंशियल माइंडसेट। यहां सवाल ये नहीं है कि वो इंसान कितना अच्छा है, सवाल यह है कि मैं इस इंसान के साथ कैसा महसूस कर रहा हूं। मतलब दिमाग से निकलकर दिल और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना। तो जोनाथन जैसे लोगों के लिए इसका हल क्या है? इसका हल है बेहतर डेट्स डिजाइन करना। चलिए डेटिंग को फिर से मजेदार बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है माइंडसेट से। आपकी मानसिकता एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन सकती है। इसे समझने के लिए रिचर्ड वाइजमैन का एक कमाल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को जो खुद को लकी या अनलकी मानते थे एक अखबार दिया और कहा कि इसके अंदर की तस्वीरें गिनो। और जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला था। जो लोग खुद को लकी मानते थे उन्होंने फटाफट जवाब दे दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे ही पेज पर एक बड़ा सा मैसेज देख लिया था जिस पर लिखा था गिनना बंद करो। इस अखबार में 43 तस्वीरें हैं। और जो अनलकी लोग थे वो इतने तनाव में और काम पर फोकस थे कि उन्होंने वो बड़ा सा मैसेज देखा ही नहीं। इसका डेटिंग से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। जब हम एक खुले और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेट पर जाते हैं तो हम उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें हम चिंता में रहकर मिस कर जाते हैं। तो सवाल यह है कि अपना माइंडसेट बदलें कैसे? एक प्री डेट रिचुअल बनाकर, मतलब डेट से पहले कुछ ऐसा करना जो आपको उस तनाव वाले जजमेंटल मोड से निकालकर एक खुले और लकी मोड में ले आए। जैसे काम के नोटिफिकेशंस बंद कर देना, किसी ऐसे दोस्त को फोन करना जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए, कोई कॉमेडी पॉडकास्ट सुनना, या फिर एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए कुछ जंपिंग जैक्स करना। बातचीत का एक और गोल्डन रूल है, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश से बेहतर है इंटरेस्टेड बनना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिफ्ट रिस्पॉन्स से बचना, यानी ऐसी बातें जो बातचीत को घुमाकर आपकी तरफ ले आए। जैसे किसी ने कहा मैं गोवा गया था और आपने कहा अरे मैं भी कुछ साल पहले गया था। इसकी जगह सपोर्ट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करें जो उन्हें और बोलने के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे पूछना, अच्छा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये कनेक्शन बनाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। और अब आते हैं डेटिंग की दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे खतरनाक मिथक पर, द स्पार्क, यानी वो फौरन वाली केमिस्ट्री, वो पहली नजर वाला कनेक्शन। ये वो एक आइडिया है जो शायद सबसे ज्यादा अच्छे रिश्तों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। ये जो कोट है ये इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाता है। स्पार्क बढ़ सकता है, कभी कभी ये एक छोटी सी लौ होती है जो सांस लेने के लिए छटपटाती है। यदि आप लौ को सांस लेने का समय देने से पहले ही बुझा देते हैं तो आप कभी भी लंबे समय तक चलने वाले प्यार की आग से खुद को गर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब महान कनेक्शंस अक्सर समय के साथ बनते हैं, वो पहली नजर की आतिशबाजी नहीं होते। और अगर हम उस छोटी सी चिंगारी को आग बनने का मौका ही नहीं देंगे तो एक गहरे सच्चे प्यार को खो सकते हैं। इसे समझने का एक और तरीका है मेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू के बीच का फर्क जानना। मेट वैल्यू क्या है? यह है पहली छाप, किसी का लुक, उनका ओवरऑल अट्रैक्शन। लेकिन यूनिक वैल्यू वो है जो आप किसी के साथ वक्त बिताने के बाद, उन्हें अंदर से जानने के बाद महसूस करते हैं। स्पार्क अक्सर सिर्फ मेट वैल्यू पर टिका होता है, जबकि एक लंबा खुशहाल रिश्ता हमेशा यूनिक वैल्यू पे बनता है। तो सवाल यह है कि उस एक्सपीरियंशियल माइंडसेट को मजबूत कैसे करें? इसके लिए हमारे पास एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल टूल है, द पोस्ट-इट 8। ये एक नई चेकलिस्ट है
जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि डेट पर असल में महसूस कैसा हुआ। ये किसी के रिज्यूमे को चेक करने के बारे में नहीं है। ये 8 सवाल सीधे आपके अनुभव पर फोकस करते हैं। उस इंसान ने मेरे कौन से साइड को बाहर निकाला, डेट के दौरान मेरे शरीर को कैसा महसूस हुआ, मैं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं या थका हुआ, क्या उनके बारे में कुछ ऐसा है जिसे जानने की मुझे उत्सुकता है, क्या उन्होंने मुझे हंसाया, क्या मुझे लगा कि मेरी बात सुनी गई, क्या उनकी मौजूदगी में मैंने आकर्षक महसूस किया, और क्या मैं उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था या बोर हो रहा था। ये सवाल आपको अपनी गट फीलिंग से जोड़ते हैं। और बस यही है पोस्ट डेट का मकसद। इसी टूल ने जॉनथन की मदद की। उसने उन लोगों के साथ दूसरी डेट पर जाना शुरू किया जिनके साथ उसे वाकई अच्छा महसूस हुआ, ना कि सिर्फ उनके साथ जो कागज पर अच्छे दिखते थे। इसने उसे उस इंटरव्यू वाले माइंडसेट से निकालकर डेट को असल में अनुभव करने में मदद की। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या हो अगर सही इंसान वो नहीं जिसे आप ढूंढते हैं, बल्कि वो है जिसे आपको जानना पड़ता है। शायद प्यार पाने का रास्ता एक तेज खोज नहीं, बल्कि धैर्य और समझ का एक खूबसूरत सफर है। नमस्कार, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगन यूरी बूजी की किताब हाउ टू नॉट डाई अलोन की दुनिया में और भी गहरे उतर रहे हैं, और ये इस किताब पर हमारी पड़ताल का 5वां हिस्सा है। आज बात होगी डेटिंग के उन मुश्किल मोड़ों की जहां हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मतलब दूसरी डेट पर जाना चाहिए या नहीं से लेकर क्या हमें हमेशा के लिए साथ रहना चाहिए, इस बहुत बड़े सवाल तक। तो चलिए रिश्ते के इस सफर को शुरू करते हैं। हम छोटे छोटे चुनावों से लेकर जिंदगी बदल देने वाले बड़े फैसलों तक हर पड़ाव पर गौर करेंगे। एक एक करके इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे ताकि रिश्तों की इस उलझी हुई दुनिया में थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके। हम सब कभी न कभी सिचुएशन में रहे हैं, है कि नहीं? पहली डेट ठीक ठाक गुजरती है, कुछ भी बुरा नहीं होता, पर फिर भी दूसरी डेट के लिए हाँ या ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगने लगता है? चलिए इस आम सी लगने वाली समस्या की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो भाई आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। असल में हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह है कि वो नेगेटिव चीजों पर पहले ध्यान देता है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। देखिए, ये जो नेगेटिविटी बायस है ना, ये हमारे पूर्वजों के लिए बहुत काम का था। इसने उन्हें खतरों से बचने में मदद की। लेकिन आज की डेटिंग की दुनिया में यही चीज हमें अपने पोटेंशियल पार्टनर की छोटी छोटी कमियों पर अटका देती है, जैसे कि ये खराब मजाक या कपड़ों का स्टाइल। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जब कोई डेट पर लेट आता है, हम तुरंत मान लेते हैं कि अरे ये इंसान तो लापरवाह या स्वार्थी है। हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो या उसे कोई जरूरी काम आ गया हो। नहीं, हम तो सीधे उसके कैरेक्टर पर फैसला सुना देते हैं। अच्छी बात यह है कि हम इस सोच को बदल सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम किसी के बर्ताव के लिए एक ज्यादा रहमदिल वजह चुन सकते हैं। इसे हम करुणा मोड अपनाना कह सकते हैं, जो हमें चीजों को एक अलग और ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से देखने में मदद करता है। अब चलिए बिहेवियरल साइंस की एक बड़ी ही दिलचस्प टेक्निक को देखते हैं, जो इन शुरुआती डेटिंग के फैसलों को काफी आसान बना सकती है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है, समझिए। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है कि इसका डेटिंग से क्या लेना देना, लेकिन इसका जवाब हमें इंसानी फैसले लेने की प्रक्रिया के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। और हाँ, ये सच्चाई हमारी लव लाइफ पर भी लागू होती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये अंतर संस्कृति, धर्म या लोगों की दरियादिली की वजह से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की ताकत की वजह से है। ज्यादातर लोग बस वही चुनते हैं जो पहले से सेट होता है, जो सबसे आसान रास्ता होता है। मतलब एक फॉर्म पर शब्दों का छोटा सा बदलाव जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। ये सच में कमाल की बात है ना? तो फिर हम इस ताकत का इस्तेमाल अपनी डेटिंग लाइफ में कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। बस ये मान लीजिए कि आप दूसरी डेट पर जाएंगे ही जब तक कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या रेड फ्लैग ना हो। इससे होता क्या है कि फैसला लेने का जो बोझ है वो दिमाग से हट जाता है। और ये छोटा सा बदलाव जॉनथन जैसे लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। दूसरी डेट को डिफॉल्ट बनाने से उन्हें अपने शुरुआती पूर्वाग्रहों से आगे देखने और ऐसे लोगों को जानने का मौका मिला जिन्हें वे शायद पहली मुलाकात में ही रिजेक्ट कर देते। जैसे जैसे रिश्ता थोड़ा सीरियस होता है, फैसले भी बड़े होते जाते हैं। तो हम ये कैसे पक्का करें कि हम सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, न कि बस भावनाओं या हालातों के साथ बहते चले जा रहे हैं?
रिसर्च से एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। जो कपल्स सोच समझकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं, वे उन कपल्स के मुकाबले ज्यादा खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीते हैं जो बस हालातों की वजह से एक साथ रहने फिसल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपार्टमेंट का लीज खत्म हो गया। जिंग की कहानी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। सोचकर देखिए, एक इंसान यानी जिंग रिश्ते को लेकर गंभीर फैसले ले रही थी, जबकि दूसरा इंसान जेम्स बस समय के साथ बह रहा था। इसका नतीजा क्या हो सकता है? ये एक दिल तोड़ने वाला मोमेंट है और ये हमें सिखाता है कि हमें कभी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमारा पार्टनर भी वही सोच रहा है जो हम सोच रहे हैं। इसीलिए रिश्ते को डिफाइन करने वाली बातचीत, जिसे DTR भी कहते हैं, इतनी जरूरी हो जाती है। ये आंकड़ा ये बहुत कुछ कहता है। जिन जोड़ों ने सोच समझकर एक साथ रहने का फैसला किया था, उनमें से 42% की शादी खुशहाल रही, जबकि बस फिसल जाने वालों में से सिर्फ 28% ही खुश थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो दिखाता है कि जानबूझकर लिए गए फैसले कितने ज्यादा मायने रखते हैं। अब उस फैसले पर आते हैं जो शायद किसी भी रिश्ते में सबसे मुश्किल होता है। क्या इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए या इसमें बने रहना चाहिए? एक पल के लिए सोचिए, आपकी टेंडेंसी क्या है? क्या रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं या बहुत लंबे समय तक खिंच जाते हैं? ज्यादातर लोग इन दो में से एक तरफ झुकते हैं, जिसे किताब में डिचर या हिचर कहा गया है। किताब में माइक का उदाहरण है, जो एक क्लासिक डिचर था, हमेशा छोटी छोटी कमियों पर अटका रहता था। वहीं दूसरी तरफ सिडनी एक क्लासिक हिचर थी, जो 10 साल पुराने एक ऐसे रिश्ते में फंसी थी जो अब उसके लिए सही नहीं था, पर वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। ये समझना कि आप डिचर हैं या हिचर, ये पहला कदम है। अब चलिए कुछ ऐसे मेंटल टूल्स के बारे में बात करते हैं जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे, चाहे आपकी आदत कोई भी हो। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक बुरे रिश्ते में फंसे रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत सारा समय और इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए होते हैं। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इसी तरह कुछ खोने का डर, भले ही वो चीज हमारे लिए अच्छी ना हो, हमें एक नाखुश सिचुएशन में कैद रख सकता है। हाँ, ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये आपके लॉजिकल दिमाग को साइड में रखकर सीधे आपकी गट फीलिंग तक पहुंचने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। सिडनी का ये जवाब बहुत कुछ कह गया। रिश्ता आरामदायक और जाना पहचाना था, बिल्कुल एक पुरानी स्वेटशर्ट की तरह। लेकिन ये उससे जिंदगी में आगे बढ़ने से भी रोक रहा था, उसे वो बनने से रोक रहा था जो वो असल में बनना चाहती थी। अगर दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है, तो यहाँ एक आखिरी फ्रेमवर्क है जो आपको ये तय करने में मदद करेगा कि रिश्ते को खत्म करें या इसे सुधारने की एक और कोशिश करें। इन 5 सवालों का ईमानदारी से जवाब देने से वो क्लैरिटी मिल सकती है जिसकी आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है, न सिर्फ आपके पार्टनर के लिए बल्कि आपके लिए भी। इन पर गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। तो अंत में अपने पार्टनर और रिश्ते को हर नजरिए से देखने के बाद सबसे शक्तिशाली सवाल अक्सर वही होता है जो हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस रिश्ते में अपना बेस्ट दे रहा हूं या दे रही हूं? आखिरकार एक कामयाब रिश्ता तो दोनों तरफ की कोशिशों से ही चलता है। अक्सर सही रिश्ते को पाने की तलाश में ना पहला कदम होता है गलत रिश्ते को अलविदा कहना। सुनने में मुश्किल लगता है ना? पर यह जरूरी भी है। तो लोगन यूरी की किताब हाउ टू नॉट डाई अलोन पर हमारी इस खास चर्चा के छठे हिस्से में आज हम इसी कला को सीखने वाले हैं, एक अच्छे गुड बाय की कला। तो सवाल यही उठता है कि क्या सही इंसान को पाने के लिए वाकई में पहले गलत इंसान को छोड़ना ही पड़ता है? सोचिए जरा, किसी रिश्ते का खत्म होना सिर्फ एक अंत नहीं होता, ये एक नई और शायद एक बेहतर शुरुआत की पहली ईंट भी हो सकता है। हाँ, ये कदम मुश्किल है पर अक्सर बहुत जरूरी भी, और आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। पता है लोगन यूरी इसे क्या कहती हैं? वो इसे नाम देती हैं ब्रेकअप कंसल्टिंग। मतलब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ किसी रिश्ते को खत्म करना। ये कोई गुस्से या आवेग में लिया गया फैसला नहीं है। नहीं, ये एक हुनर है, एक स्किल, एक ऐसी स्किल जो हमें इमोशनल तूफान से बचाती है और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाती है। तो आज का हमारा सफर 2 हिस्सों में बंटा होगा। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रेकअप की प्लानिंग कैसे करें, और दूसरे में दिल टूटने के बाद मजबूती से वापसी कैसे की जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले अध्याय के साथ, एक रणनीतिक निकास। देखते हैं कि कैसे किसी रिश्ते को सम्मान और गरिमा के साथ खत्म किया जा सकता है। अक्सर पता है क्या होता है,
लोग गलत रिश्तों में सिर्फ इसलिए फंसे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें वो मुश्किल वाली बातचीत करने से डर लगता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम किसी लक्ष्य में फेल होते हैं ना, तो उसकी वजह अक्सर एक अच्छे प्लान की कमी होती है। तो क्यों ना ब्रेकअप के लिए भी एक प्लान बनाया जाए। तो ये रहा 8 स्टेप ब्रेकअप प्लान। हम पहले इसके 4 कदमों को देखेंगे जो पूरी तरह से तैयारी के बारे में है, और यही तैयारी इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो आइए इन चारों को एक-एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, जब भी ब्रेकअप का ख्याल मन में सबसे मजबूत हो, उसी वक्त लिख डालिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। बिहेवियरल साइंटिस्ट इसे मोटिवेशन वेव कहते हैं। यकीन मानिए, ये लिखा हुआ कारण कमजोर पलों में आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। दूसरा, एक डेडलाइन सेट कीजिए कि भाई अगले कुछ हफ्तों में ये बातचीत करनी ही है। तीसरा, अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, जिसे आप सारे अपडेट्स देते रहें। और चौथा, क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है, इसकी पहले से ही तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तैयारी तो हो गई, अब बारी है एक्शन की। अगले 4 कदम ये पक्का करेंगे कि आप अपने फैसले पर टिके रहें। तो 5वां कदम है ब्रेकअप के ठीक बाद क्या करना है, इसका प्लान, कहाँ रहना है, किससे मिलना है, सब कुछ। छठा, एक ब्रेकअप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, मतलब भविष्य में कॉन्टैक्ट करने के नियम साफ साफ तय कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। 7वां, अपनी पुरानी आदतों को नई एक्टिविटीज से रिप्लेस कीजिए, जैसे अगर उन्हें टेक्स्ट करने का मन करे तो उसकी जगह किसी दोस्त को कॉल कर लीजिए। और 8वां, जो शायद सबसे जरूरी है, अच्छा बनने की कोशिश में मत पड़िए, उन्हें हील करने और आगे बढ़ने के लिए स्पेस दीजिए। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है कि ये एक ब्रेकअप है, कोई फीडबैक सेशन नहीं। आपको उनकी सारी खामियां गिनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से वो एक नैरेटिव फैलेसी में फंस सकते हैं, मतलब वो आपके दिए किसी एक कारण पर ही अटक कर रह जाएंगे, और ये उनके लिए और भी ज्यादा दर्दनाक होगा। और हाँ, एक नियम जो कभी कभी नहीं टूटना चाहिए, वो है नो ब्रेकअप सेक्स। ये बस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है और आपके फैसले पर टिके रहना लगभग नामुमकिन बना देता है। ये उस साफ अंत को धुंधला कर देता है जिसकी आप दोनों को सख्त जरूरत है। यहाँ पर बिहेवियरल साइंस का एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि कप्तान यूलिसिस को पता था कि कुछ परियों का गाना उससे और उसके जहाज को चट्टानों की तरफ खींच लेगा, तो अपनी विल पावर पर भरोसा करने के बजाय उसने खुद को जहाज के मस्तूल से ही बंधवा लिया। ठीक इसी तरह आप भी अपने कमजोर पलों के लिए पहले से ही एक प्लान बना सकते हैं, जैसे ब्रेकअप वाली बातचीत के ठीक बाद किसी दोस्त के साथ एक ऐसा प्लान बनाना जिसे कैंसिल ही ना किया जा सके। तो ये था पहला अध्याय। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर, लचीला सुधार, यानी ब्रेकअप के बाद मजबूती से वापसी कैसे करनी है। इस पूरे अध्याय का जो मूल मंत्र है ना, वो है द फ्रेमिंग इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है जो ये कहता है कि किसी भी जानकारी को हमारे सामने कैसे रखा जाता है, ये बात हमारे फैसलों और हमारी भावनाओं को पूरी तरह से बदल सकती है। और दिल टूटने के दर्द से उबरने के लिए इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। आइए इसे क्लासिक स्टडी से समझते हैं। डॉक्टरों के एक ग्रुप को बताया गया कि एक सर्जरी में बचने की दर यानी सर्वाइवल रेट 90% है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन दूसरे ग्रुप को बताया गया कि उसी सर्जरी में मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट 10% है। देखिए, बात तो एक ही है, बस कहने का तरीका अलग था। पर नतीजा हैरान करने वाला था। जब बचने की दर बताई गई तो 94% डॉक्टर्स ने सर्जरी को चुना, पर जब मृत्यु दर का जिक्र हुआ तो सिर्फ 50% ने ही सर्जरी के लिए हाँ कहा। इससे पता चलता है कि हम किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, ये कितना ज्यादा मायने रखता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ब्रेकअप के वक्त हमारे शरीर के अंदर साइंटिफिकली होता क्या है। देखिए, हेलेन फिशर की एफएमआरआई स्टडीज बताती हैं कि हमारा दिमाग ब्रेकअप को ठीक वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे कोई नशे की लत छोड़ने वाला इंसान महसूस करता है। इसीलिए अपने एक्स के लिए इतनी तेज क्रेविंग होती है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है। मतलब ये दर्द सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये फिजिकल भी है। तो सवाल ये है कि इस फ्रेमिंग इफेक्ट का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो ब्रेकअप को एक नुकसान की तरह देखने के बजाय एक मौके के तौर पर रीफ्रेम करने में मदद करती हैं। पहला तरीका, ब्रेकअप के पॉजिटिव पहलुओं पर फोकस करना।
एक स्टडी में जिन लोगों ने सिर्फ 3 दिन तक ब्रेकअप के फायदों के बारे में लिखा, उन्होंने कहीं ज्यादा खुशी, कॉन्फिडेंस और उम्मीद महसूस की। सोचकर देखिए, अब दोस्तों के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा या अब एक ऐसा साथी ढूंढने का मौका है जो सच में आपके लिए बना हो। दूसरा तरीका शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर यह बहुत असरदार है। रिश्ते की नेगेटिव बातों पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, एक स्टडी में पाया गया कि ऐसा करने से एक्स के लिए जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। उन पलों को याद कीजिए जब उन्होंने आपको निराश किया, या रिश्ते के वो हिस्से जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये आपको उस मोह से बाहर निकालने में मदद करेगा। तीसरा रीफ्रेम है खुद को फिर से खोजना। रिसर्च बताती है कि रीडिस्कवरी एक्टिविटीज करने से, मतलब वो सारे काम जो शायद आपने रिश्ते की वजह से छोड़ दिए थे, उन्हें करने से लोग अपनी पहचान वापस पाते हैं और ज्यादा खुश महसूस करते हैं। तो उन शौकों को फिर से जगाइए, उन दोस्तों से मिलिए, उन जगहों पर जाइए जो आपको पसंद है। और चौथा और आखिरी रिफ्रेम है इस पूरे अनुभव को सीखने का एक मौका समझना। ये सोचने का वक्त है कि इस रिश्ते से क्या सीखा, भविष्य में क्या अलग करना है, और एक पार्टनर में वाकई में क्या चीज मायने रखती है। ये अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने और बेहतर चॉइस बनाने का एक जबरदस्त मौका है। विक्टर फ्रैंकल का ये शक्तिशाली कोटेशन हमें सिर्फ रीफ्रेमिंग से भी आगे ले जाता है। यह हमें मीनिंग यानी अर्थ खोजने की गहरी बात तक ले जाता है। वो कहते हैं कि जब हम अपने दर्द में कोई मतलब ढूंढ लेते हैं ना, तो वो सिर्फ दर्द नहीं रह जाता, वो हमारे विकास का, हमारी ग्रोथ का एक जरिया बन जाता है। और शायद यही हीलिंग का सबसे आखिरी रास्ता है। इस बात को समझने के लिए किन्सुकी की इस खूबसूरत जापानी कला को देखिए। इसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। इसका फलसफा ये है कि दरारें छिपाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो उस चीज के इतिहास का हिस्सा हैं जो उसे और भी यूनिक और खूबसूरत बनाती हैं। ठीक इसी तरह ब्रेकअप से मिले जख्म हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत और हमारे लचीलेपन की निशानी बन सकते हैं। और आखिर में गैरी लेवेंडोस्की का ये विचार हमें याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। एक ब्रेकअप यकीनन एक अंत है, लेकिन ये एक नई, ज्यादा समझदार और मजबूत पहचान बनाने का एक मौका भी तो है। ये हमें तोड़ता नहीं, बल्कि पहले से बेहतर बनाता है। नमस्कार। देखिए, जिंदगी के जो सबसे बड़े फैसले होते हैं उनमें से एक है अपना लाइफ पार्टनर चुनना, है ना। और ये एक ऐसा फैसला है जिसे सिर्फ दिल से, मतलब सिर्फ इमोशंस के बेस पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोच समझकर पूरे इरादे के साथ लेना चाहिए। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी पूरी प्रक्रिया को जरा गहराई से समझने वाले हैं। और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। इसकी शुरुआत होती है लेखिका लोगन यूरी की अपनी दुविधा से। जब वो और उनके पार्टनर स्कॉट शादी के बारे में सोच रहे थे, तो उन्हें इस फैसले का ना एक भारीपन महसूस हुआ। और ये एक ऐसी चिंता है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि शादी का दांव वाकई बहुत ऊंचा होता है। तो अब इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए लोगों ने सिर्फ चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने एक ठोस सिस्टम बनाया। उन्होंने इसे नाम दिया प्री मैरिज बूट कैंप। तो ये जो कहानी है, ये एक असली जोड़ी की यात्रा के बारे में है, जिन्होंने इस यूनिवर्सल चुनौती से निपटने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका खोजा। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या किसी रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ प्यार में होना काफी है? जवाब है नहीं। और इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी हैं जो हमें बताते हैं कि शुरुआती प्यार का वो जो नशा होता है ना, वो हमारे सही फैसला लेने की क्षमता पर कैसे असर डालता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस एहसास को बहुत पहले ही बहुत खूबसूरती से बयां किया था। उन्होंने कहा था कि शुरुआती प्यार एक नशे की तरह होता है। ये एक ऐसा जुनून है जो हमें अंधा कर सकता है, और ऐसे में जिंदगी भर का वादा करना एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। और देखिए, आंकड़े भी इसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि जो जोड़े सगाई करने से पहले कम से कम 3 साल इंतजार करते हैं, उनके तलाक की संभावना उन लोगों से 39% कम होती है जो 1 साल के अंदर ही सगाई कर लेते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब प्यार के शुरुआती नशा उतरता है ना, तब हम एक ज्यादा साफ और मजबूत फैसला ले पाते हैं। प्यार के इस नशे में एक और मनोवैज्ञानिक चीज भी घुल जाती है, जिसे कहते हैं फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। ये वो खतरनाक सोच है जहां हम मान बैठते हैं कि हमारा पार्टनर भी हर मुद्दे पर ठीक हमारी ही तरह सोचता है। जैसे हम सोचने लगते हैं कि वो भी 2 बच्चे चाहता होगा, या उसे भी हमारे होम टाउन में बसने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी गलतफहमी में हम असल बातचीत करना ही भूल जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट के जाल से कैसे बचा जाए।
तो इसी के जवाब में लोगन यूरी ने एक हल निकाला, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है इट्स अबाउट टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बेसिकली अतीत, वर्तमान और भविष्य पर आधारित बातचीत की एक पूरी सीरीज है। इस बूट कैंप के 2 अहम हिस्से हैं। पहला है ऑल अबाउट मी, यानी सब कुछ मेरे बारे में, जिसमें अकेले में खुद से कुछ सवाल पूछने होते हैं। और दूसरा है ऑल अबाउट अस, यानी सब कुछ हमारे बारे में, जिसमें पार्टनर के साथ बैठकर कुछ गहरी बातें करनी होती हैं। क्योंकि देखिए, पार्टनर को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। पहले हिस्से में कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं, जैसे कि क्या हमारा पार्टनर सिर्फ एक प्रॉम डेट है, मतलब मजेदार और आकर्षक लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, या फिर एक लाइफ पार्टनर जिसके साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। और मेरा तो सबसे पसंदीदा है वार्डरोब टेस्ट। जरा सोचिए, अगर हमारा पार्टनर हमारी अलमारी में एक कपड़ा होता तो क्या होता? क्या वो आरामदायक पजामा है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं, या फिर वो फैंसी जूते जो देखने में तो बहुत अच्छे हैं पर सिर्फ खास मौकों पर ही पहने जा सकते हैं और हमेशा आरामदायक नहीं होते? ये सवाल सिर्फ मजेदार नहीं है, ये रिश्ते की असली नींव के बारे में गहरी क्लैरिटी देते हैं। अगर पहले हिस्से के जवाबों से संतुष्टि मिलती है, तब आता है दूसरा हिस्सा, ऑल अबाउट अस। इसमें 3 अलग अलग रातों में 3 खास विषयों पर बात करनी होती है। पहली, अतीत को समझना, दूसरी, वर्तमान की हकीकत को स्वीकारना, और तीसरी, भविष्य के लिए एक साझा रास्ता बनाना। लोगन का सुझाव है कि इन बातों को काम की तरह नहीं, बल्कि कैंडल लाइट डिनर या एक रोमांटिक डेट की तरह प्लान किया जाए। पहली बातचीत होती है अतीत के बारे में, ये समझने के लिए कि हमारा पार्टनर आज जैसा है वैसा क्यों है। उनके बचपन की बातें, परिवार से मिले सबक और संघर्ष। इसी बातचीत में स्कॉट ने लोगन को बताया था कि कैसे उनकी मां ने उन्हें 90s की मशहूर जेएनसीओ जीन्स खरीदने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें पैसों की अहमियत सिखाना चाहती थी। ये छोटी छोटी कहानियां ही हैं जो एक दूसरे की जड़ों को समझने में मदद करती हैं। अतीत और वर्तमान पर बात करने के बाद आती है सबसे जरूरी बातचीत, भविष्य के बारे में। क्या दोनों बच्चे चाहते हैं? कहाँ रहना चाहते हैं? पैसे कैसे मैनेज करेंगे? इसी बातचीत में लोगन और स्कॉट को पता चला कि वे बच्चों की संख्या पर सहमत नहीं थे। लोगन 2 बच्चे चाहती थी, जबकि स्कॉट सिर्फ 1। ये एक मुश्किल बातचीत थी, लेकिन उन्होंने एक समझौता किया कि वे 1 बच्चे के बाद देखेंगे कि वे कैसा महसूस करते हैं। ये बातचीत टकराव के लिए नहीं है, बल्कि समाधान खोजने के लिए होती है। इन सभी गहरी और ईमानदार बातचीत के लगभग 6 महीने बाद कहानी एक बहुत ही रोमांटिक मोड़ लेती है। स्कॉट लोगन को उनके एक दोस्त के मैजिक शो में ले गए। लोगन को लगा कि ये बस एक आम सी शाम है। शो के बिल्कुल अंत में जादूगर ने कहा कि उसके पास एक आखिरी ट्रिक है। उसने कुछ ताश के पत्ते निकाले और एक एक करके उन्हें पलटना शुरू किया, और मंच पर एक सस्पेंस का माहौल बन गया। पत्तों पर लिखा था, विल यू बी माई वाइफ। और फिर स्कॉट ने घुटनों पर बैठकर लोगन को प्रपोज किया। अब ये प्रपोजल भले ही एक सरप्राइज था, लेकिन शादी का फैसला बिल्कुल नहीं। उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय सोच समझकर फैसला करने का रास्ता चुना था। ये एक बहुत ही खूबसूरत पल था जो उनके सोच समझकर लिए गए फैसले का नतीजा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हां कहने के बाद ही तो असली काम शुरू होता है, और यहीं हमें जमीनी हकीकत का सामना करना पड़ता है, जिसे अक्सर हैप्पीली एवर आफ्टर की कहानियों में छिपा दिया जाता है। आंकड़े एक चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। अगर हम पिछले 50 सालों के डेटा को देखें तो ये पता चलता है कि शादीशुदा जीवन में खुशी का स्तर समय के साथ लगातार नीचे जाता है। ये कड़वी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, 1972 से 2014 के बीच जो लोग अपनी शादी को बहुत खुश बताते थे, उनका प्रतिशत भी लगातार कम हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लंबे समय तक रिश्ते में संतुष्टि बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, और इसके लिए लगातार कोशिश और मेहनत की जरूरत है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों का एक समाधान भी है, इंटेंशनल लव, यानी सचेत प्रेम का दर्शन। इसका मतलब है एक ऐसा रिश्ता बनाना जो समय के साथ ढल सके, और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपकरण भी मौजूद है। लोगन यूरी एक बेहतरीन उदाहरण देती हैं, टोस्टर रिलेशनशिप। हम अक्सर अपने रिश्ते को एक टोस्टर की तरह देखते हैं। हम उसे बॉक्स से निकालते हैं, प्लग लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा वैसा ही काम करेगा। लेकिन कोई भी टोस्टर पहले दिन सबसे अच्छा काम करता है और फिर धीरे धीरे खराब होता जाता है।
इसके ठीक उलट एक इंटेंशनल या सचेत रिश्ता एक बगीचे की तरह होता है, जिससे लगातार सींचना पड़ता है, जो उसमें शामिल लोगों के साथ साथ बढ़ता है और बदलता है। तो इस सचेत रिश्ते को बनाए रखने का पहला टूल है रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट। घबराइए मत, ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये बस एक आपसी सहमति का प्लान है जो पार्टनर्स मिलके बनाते हैं। ये मूल्यों, पैसों, परिवार और भविष्य की उम्मीदों पर बात करने के लिए एक मंच देता है। और सबसे जरूरी बात, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे समय के साथ अपडेट किया जा सकता है। दूसरा टूल और भी आसान है, वीकली चेक इन। ये हर हफ्ते होने वाली एक छोटी सी बातचीत है। इसमें एक दूसरे से बस 3 सवाल पूछने होते हैं। पिछला हफ्ता कैसा था? क्या तुम्हें मेरा सपोर्ट महसूस हुआ? और मैं अगले हफ्ते तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? ये छोटी सी रस्म ये पक्का करती है कि छोटी मोटी शिकायतें बड़ी समस्या बनने से पहले ही सुलझ जाएं। तो इन सभी टूल्स और आइडियाज का सार क्या है? सार ये है कि एक खुशहाल रिश्ता बनाना एक खुशहाल जीवन जीने जैसा है। ये किस्मत से नहीं होता, बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसलों से होता है। और यही सबसे शक्तिशाली विचार है। किसी और की परिभाषा के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। एक संतुष्टि भरा जीवन और रिश्ता जानबूझकर और सोच समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा होता है। हर कोई अपनी कहानी का लेखक खुद है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने है, हमारी प्रेम कहानी क्या होगी? बस एक हादसा जो हो गया, या फिर एक रोमांचक सफर जिसे हम और हमारे पार्टनर ने मिलकर सोच समझकर और पूरे इरादे के साथ डिजाइन किया है? याद रखिए, कहानी का अगला पन्ना हमें ही लिखना है, फैसला हमारा है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आज ही बुक IQ इंस्टॉल कीजिए ऐसी और भी किताबें कम समय में लेकिन गहराई से समझने के लिए।